हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यू आर लाउड एंड क्लियर, ओके। साउंड इज ओके। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। इको तो नहीं है? इको तो नहीं हो रहा? ओके, चलिए फाइनली सारी चीजें ओके हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। कौन सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? टीवी का? एक सेकंड को जरा। आप देखो, अब सारे साउंड क्लियर है। फाइनली अब क्लियर है। चलो ठीक है, फाइनली डन सारी चीजें। आपसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। हम ना माइक का इशू ना कुछ इशू ना, सारी चीजें ओके चलेंगी, ओके। चलो अब जरा फोकस करना, हम लोग कैसे चीजों को कवर करने जा रहे हैं और कैसे क्या क्या हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये टॉपिक है जो आपको दिख रहा है अभी, ये रीनेम हो जाएगा। ये टॉपिक दिख रहा है ना आपको, नाबार्ड एंड पीएसएस को रीनेम करेंगे हम लोग, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी ही पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों की खराब हुई थी, बीच में बफरिंग हो रही थी, साउंड फंस रहा था, लॉट ऑफ थिंग। वो सारी चीजें थी, उस वजह से हम लोग क्लास को उसमें ही जो चीजें होंगी उनको यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें कि भीम आधार पे अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, भीम आधार पे शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। जल्दी से पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ जितना मैंने कराया था उसका, फटाफट फटाफट से। ओके। हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, 2008 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। 5 मिनट लेते हैं इस पे। जो एनपीसीआई है, इसका काम क्या है कि जितना भी इंडिया में रिटेल पेमेंट है, सेटलमेंट का काम है, वो सारा यही देखेगा। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों का एक ही ज्वाइंट इनिशिएटिव है और इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत बनाया गया था। ओके, क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? ओके। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रुपए। हम लोगों ने स्टडी किया था, रुपए क्या है कि जैसे हम लोग दूसरे देशों का पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करते हैं, वीजा है, मास्टर कार्ड है, इंडिया का खुद का पेमेंट गेटवे बना है, इसका नाम है रुपए। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रुपी और दूसरा पेमेंट से। पर्पस क्या है इसका यहाँ पर पर्पस इसका है कि लोअर कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन कंज्यूमर। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था पूरा का पूरा। और ये हम लोगों का जो है, ये किन किन देशों में ये रुपए लॉन्च किया जा चुका है? इंडिया, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और म्यांमार। ओके, डन। चलो नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने भीम पढ़ा। भीम से पहले हम लोगों ने यूपीआई पढ़ा, और यूपीआई समझने से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यूपीआई से, अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की जरूरत क्यों पड़े। असल में हम लोगों के पास एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, उससे भी तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, हम लोग यूपीआई के थ्रू मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और मल्टीपल बैंक अकाउंट में मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि बार बार अकाउंट नंबर डालने की या पासवर्ड डालने की। आप सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर लीजिए। हर किसी बंदे का जो भी यूपीआई यूज कर रहा है उसका वर्चुअल एड्रेस होगा, वर्चुअल एड्रेस को मोबाइल से लिंक होगा, आप इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार की एक खुद की भीम यूपीआई है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। भीम यूपीआई मतलब कि एक एप्लीकेशन है जिससे कि फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जो भीम यूपीआई की बात करें, 2016 में लॉन्च किया गया था, 20 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। सर साउंड यार, साउंड आ रहा है ना? साउंड ओके?
यार अब थोड़ा तो यार समझा करो चीजों को, एवरीथिंग इज ओके यार। एक चीज देखना कि अगर सब लोग बोल रहे हैं ओके, एक दो बच्चा बोल रहा है तो वो आपकी दिक्कत हो सकती है। अगर सभी एक साथ बोल रहे हैं, मैंने इसीलिए चैट ओपन कर रखा है कि इतनी तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखो, क्लास बेकार होती है और आप लोगों को कहने में दिक्कत नहीं होती मेरे भाई क्या है, सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते भाई, बेहुदा सवाल करोगे तो क्यों सुनेंगे, समझ रहे हो ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके अलावा यूपीआई हम लोगों ने पढ़ा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पढ़ाया था कि जैसे भी अभी आप लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, उसका अकाउंट नंबर लेते हैं, उसका आप लोग आईएफएससी कोड लेते हैं, होता नहीं होता, हाँ सर होता है। बट अगर आपको किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने और सिर्फ आधार से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इट इज आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। मतलब जिस व्यक्ति के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने, उस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, मतलब उसके आधार से लिंक होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि जैसे मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट आधार से लिंक है, फलाने वाले पार्टी का जो XYZ है उसका अकाउंट आधार से लिंक है, तो मैं उससे पूछूंगा भाई मेरा तेरा आधार नंबर क्या है, मुझे तेरे अकाउंट में 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो आधार टू आधार भी पैसे ट्रांसफर होते हैं, एंड इट इज AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ओके, क्लियर है। ओके, इसमें क्या होता है, सिंपल है यार दोस्त, आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर यहां पर चलता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हम लोग इसको और भी पढ़ लेंगे, डोंट वरी। AEPS में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, इंट्रा बैंक क्या होता है, इंटर बैंक क्या होता है, ऑनर्स क्या होता है, ऑफर्स क्या होता है, इसको हम लोग फोकस कर लिए। ओके, नेक्स्ट देखना, पाई की बात करें तो पाई तो मैंने आपको बिल्कुल टाइप करके बताया था, समझाया था। एनपीसीआई का चैटबॉट है पाई। एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाइए, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कि भी किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा देगा। परेशानी है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना आपको, तो पाई क्या है कि चैटबॉट है। ओके बेटा, मिनी स्टेटमेंट क्या होता है, काजल कुमारी जी, यू आर गोइंग टू बी अ बैंकर एंड यू आर आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनी स्टेटमेंट। हैव यू एवर यूज योर एटीएम कार्ड, कभी एटीएम कार्ड यूज किया है, कभी जाना एटीएम मशीन में, वहां एटीएम कार्ड लगाना, वहां पर आप क्या करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, वो सर्विस देता है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनका डेटा यहाँ पर आता है। ओके, एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, यहां तक क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट मेरे भाई, अगला देखना। भारत बिल पे हटाते हैं, इस पे आते, CTS हमारा डन हो गया था। भीम आधार पे अब है क्या समझने की जरूरत है। मुझे किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, आधार का यूज कर सकता हूं। मुझे शॉपिंग करनी है तो क्या मैं आधार का यूज कर सकता हूं, आंसर यस। मुझे शॉपिंग करनी है, क्या मैं अपने आधार कार्ड से शॉपिंग कर सकता हूं, आंसर है यस। कभी सोच सकते थे आधार कार्ड से शॉपिंग करेंगे, हाँ सर आधार कार्ड से शॉपिंग करेंगे, कैसे, भीम आधार पे के थ्रू। मैं एक शॉप पे गया, मुझे कुछ खरीदना था, फॉर एग्जाम्पल टैडी के लिए डैडी के पैसे से टैडी खरीदना था। अब ऐसे में क्या होगा, मैं वहां पहुंचा, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं, कैश नहीं, मैं क्या करूं। तो मैं दुकानदार के पास गया, उससे मैंने पूछा कि आप कोई भीम आधार पे यूज करते हैं, उसने कहा बिल्कुल करते हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है आप शॉपिंग कर लीजिए और मुझे आप अपना आधार नंबर बता दीजिएगा। आधार नंबर मैंने ऊपर के अपनी फिंगर उसमें टच कर दी मेरे भाई, और तुरंत की तुरंत ट्रांजेक्शन कंप्लीट मेरा हो गया। मेरे पास भाई जो OTP आया मैंने उसको बताया और मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो कैसे भीम आधार पे से कैसे होगा वो जरा देखते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा। भीम आधार पे इज मीन्ड फॉर मर्चेंट, इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो भीम आधार पे है किसके लिए, व्यापारी के लिए। टू रिसीव डिजिटल पेमेंट, मतलब पेमेंट रिसीव करने के लिए, फ्रॉम कस्टमर ओवर द काउंटर थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भीम आधार पे मर्चेंट के द्वारा डिजिटल पेमेंट के तौर पर कस्टमर से पैसे रिसीव करने की सुविधा। फिर दोबारा देखिएगा, आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से एक दुकानदार अपनी दुकान पर
भीम आधार पे के माध्यम से क्या करता है, मर्चेंट जो है वो अब डिजिटल पेमेंट कस्टमर से रिसीव करता है। क्लियर? ओके। इट अलाउ फॉर एनी मर्चेंट एसोसिएटेड विद, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। टू बी एबल टू इफेक्ट द सेम, मर्चेंट मस्ट हैव एन एंड्रॉइड मोबाइल। एक जो दुकानदार है उसके पास क्या होना चाहिए, एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। विद भीम आधार एप्लीकेशन, उसके मोबाइल फोन में एक आधार एप्लीकेशन होनी चाहिए। सर्टिफाइड बायोमेट्रिक स्कैनर, आप लोग कभी सिम वगैरह खरीदने जाते हो, बायोमेट्रिक स्कैनर होता है मेरे भाई, बायोमेट्रिक स्कैनर होता है ना, होता है। तो एक सर्टिफाइड बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए अटैच विद द मोबाइल फोन ऑन यूएसबी पोर्ट। इस लाइन का मतलब क्या है मेरे भाई, आईफोन पे नहीं चलेगा, यहां कुछ बोला ना, एंड्रॉइड बोला है यहां वर्ड, बताइए मेरे को। आज आपका मूड खराब है? नहीं, मूड खराब नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये रिवीजन करा रहा हूं। क्लियर है भाई? हेलो, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? हेलो 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 हेलो। यार आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है इसको समझना, ठीक है? सारी चीजें सही हैं, वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था, वो इस वजह से दिक्कत हो रही थी, फिर अब मैंने ब्लूटूथ हटा ही दिया है इस वाले में। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना, आलतू फालतू के क्वेश्चन मत करना, आलतू फालतू क्वेश्चन। ठीक है? स्टैटिक कहां से पढ़े, कि ये कहां से पढ़े, कि वो कहां से पढ़े, जब ये जगह है पूछने की स्टैटिक कहां से पढ़े, या ये जगह पूछने की करंट अफेयर्स कहां से पढ़े? ठीक है?
अब जरा फोकस करो, भीम आधार पे का मतलब क्या है वो क्लियर हो गया होगा। भीम आधार पे एक मर्चेंट के लिए है, आप दुकान पे जाएंगे, आपके पास आधार है, आधार का ऑथेंटिकेशन करेगा, आपका पेमेंट डन होगा। ओके, भीम आधार पे इज मींट फॉर मर्चेंट टू रिसीव डिजिटल पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ओवर द काउंटर थ्रू द आधार ऑथेंटिकेशन। सिंपल है यहां तक। ओके, अगर आपको इसको करना है, ये होना है, तो वो जो दुकानदार है उसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन होना चाहिए, उसके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, भीम आधार एप्लीकेशन, और उसके पास एक बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए। आई थिंक सो ये पता होना चाहिए बायोमेट्रिक स्कैनर होता क्या है। वो बायोमेट्रिक स्कैनर उसके मोबाइल फोन से अटैच होगा यूएसबी पोर्ट के माध्यम से, एंड जो मर्चेंट होगा, जो कस्टमर होगा, उन दोनों का जो अकाउंट होगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे भाई? दोनों का अकाउंट जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए टू देयर बैंक अकाउंट रेस्पेक्टिवली। ओके, सिंपल है ये। इट अलाउ फॉर एनी मर्चेंट एसोसिएटेड विद एनी एक्वायरिंग बैंक ऑन भीम आधार पे सर्विस। अगर किसी व्यापारी ने भीम आधार पे सर्विस ले रखी है, तो मर्चेंट क्या कर सकता है, पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है कस्टमर से कस्टमर की बायोमेट्रिक को ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। ठीक है, फिंगरप्रिंट अवेलेबल करा देगा, फिंगरप्रिंट होगी, डायरेक्टली क्या होगा, कस्टमर का जो आधार नंबर, आधार से उसका अकाउंट लिंक होगा, उसकी सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी। ओके, समझ में आया ये? क्लियर है? इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, दुकान पे जाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अपनी एक सब्सिडरी लॉन्च करी, इसका नाम है एनआईपीएल। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है एनआईपीएल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई, इसका नाम क्या है, एनआईपीएल। इसकी फुल फॉर्म है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। अब इसका काम क्या है? अब देखो, इंटरनेशनल बात की जा रही, तो इसका मतलब ये है कि जो एनपीसीआई के प्रोडक्ट हैं उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जैसे रुपए है, जैसे यूपीआई है, यूपीआई को दूसरे देशों में तो लॉन्च किया ही जा रहा है। ओके, तो मेरे भाई एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट हैं, रुपए और यूपीआई और भी प्रोडक्ट, इन सभी का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए यहां पर एनआईपीएल एक उसकी सहायक कंपनी बनाई है। तो एनपीसीआई प्लान टू टेक इंडिया सेल्फ रिलायंट पेमेंट सिस्टम ग्लोबल थ्रू द लॉन्च ऑफ इट्स सब्सिडरी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। रितेश शुक्ला इज हेड ऑफ एनआईपीएल। देखो, मतलब ये कहने का ये है कि एनआईपीएल सब्सिडरी बनी है, किसकी है, एनपीसीआई की है, और जो एनआईपीएल के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है रितेश शुक्ला। क्या नाम है इनका? रितेश शुक्ला। ओके, सिंपल है यहां तक, ये दोनों पॉइंट क्लियर है भाई? ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब इसमें एनपीसीआई की जो एनआईपीएल है, इसमें 100% कैपिटल है, 100% कैपिटल इसी की है। फर्स्ट पॉइंट फिर से, अरे भाई फर्स्ट पॉइंट में है क्या, एनआईपीएल की फुल फॉर्म दे दी है। ठीक है, उसने एनपीसीआई ने एक अपनी सब्सिडरी लॉन्च कर दी है इंडिया को सेल्फ रिलायंट पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए ग्लोबली। ओके, सर मतलब एनपीसीआई डायरेक्ट प्रोवाइड ना करते हुए एनआईपीएल के थ्रू प्रोवाइड करेगा। माही जन, एक बात बताइए, ये जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, तो हर काम टाटा सन्स कर रहा है। टाटा ने अपनी क्या बना रखी है, सब्सिडरी बना रखी है, तो काम को बांटने के लिए। आपके घर में भी काम होता होगा भाई, किसी के परचूनी की दुकान है, किसी के पानी का प्लांट है, किसी के जूते का काम है, तो सारा काम बैठ के एक व्यक्ति करता है। उनके 3 बच्चे, तो वो तीनों बच्चे अलग 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 काम दे दिए गया है। तो ऐसे ही यहां पर एक सब्सिडरी बनाती है जिसका कोर काम क्या होगा, इनका अंतरराष्ट्रीयकरण करना। प्राइमरी फोकस ऑफ एनआईपीएल वुड बी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपए एंड यूपीआई along with few more offering of एनपीसीआई, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें रहेंगे। सर, एनपीसीआई होल्डिंग कंपनी है या एनआईपीएल सब्सिडरी कंपनी है? बाप रे बाप, एनपीसीआई इज अ होल्डिंग कंपनी। जब लिखा है ना यहां पर एनपीसीआई इज अनाउंस द लॉन्च ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी फर्म। तो ये जो, ये ना, ये सब्सिडरी है मेरे भाई। ठीक है, एनआईपीएल उसका बच्चा है, यहाँ गुड, ये सही है, ऐसे समझ में आ जाएगा, हाँ ये बेटा मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा नहीं, मेरे मतलब एनपीसीआई का बच्चा है। ओके, अब आते हैं यहां पर कुछ चीजों को और पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस पे पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ एटीएम, पहले वाला एटीएम पढ़ना जरा, ऑन साइट एटीएम।
ऑन साइट एटीएम, आप लोग ना जब कभी भी बैंक में जाते हो, आप देखते होगे कि जो जहां पर बैंक है वहीं पर एटीएम लगा हुआ होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये जो एटीएम है इनसाइड द बैंक कंपाउंड आर नोन एज ऑन साइट एटीएम। एटीएम इनसाइड द बैंक कंपाउंड, एटीएम इनसाइड द बैंक कंपाउंड आर नोन एज द ऑन साइट एटीएम। ओके, जो भी एटीएम बैंक कंपाउंड में होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन साइट एटीएम बोलते हैं। सिंपल है यार, ये तो सिंपल है। मतलब कि these are the ATM machine that are set up in premises where there is a bank branch so that both the physical branch and ATM can be used। समझ में आया मेरे भाई? ऑन साइट एटीएम का मतलब ऑफ साइट एटीएम जैसे इसका अपोजिट हो गया। जो एटीएम बैंक प्रीमाइसेस में होते हैं वो ऑन साइट एटीएम है। ओके, आप बैंक गए, आप देखना है, जैसे मैं लखनऊ में जब रहता था तो मैं एक एटीएम में जाता था, वो आईसीआईसीआई बैंक का। तो वो आईसीआईसीआई बैंक ना, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक बना हुआ है उसमें घुसते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, उसी में ही घुसने से पहले ही मेरे भाई एटीएम खुल बनना लगा हुआ होता है। इनसाइड द कंपाउंड ऑफ बैंक इज कॉल्ड द ऑन साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम मतलब क्या होता है? जो एटीएम आप लोग चौराहे वगैरह पे देखते हैं, अक्सर देखते हैं क्रॉसिंग वगैरह पे होगा, जो बैंक प्रीमाइसेस में नहीं है, वहां से अलग हटके बना हुआ है, स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन। वो एटीएम कौन सा मेरे भाई? ये आपके घर, ये अक्सर आपके आसपास, घर के आसपास मिल जाएगा ये सारे एटीएम। एटीएम दैट आर लोकेटेड इन वेरियस प्लेसेस एक्सेप्ट इनसाइड द बैंक प्रीमाइसेस आर नोन एज ऑफ साइट एटीएम। These are the machines that are set up on the stand-alone basis. This means that the bank has a place where there is only an ATM machine, then this become an off-site ATM। समझ में आ गया मेरे भाई? इस लाइन को छोड़ दो, ये आपको टफी लगेगी। इस लाइन को पढ़ो यहां तक, ये दो पढ़ो, इससे क्लियर हो जाएगा। सर रुपए पेमेंट वर्ल्ड वाइड नहीं है कि जैसे मास्टर कार्ड वीजा है कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती हैं? बेटा मयंक, जो ये है ना, अभी रुपए अभी शुरुआती हुई ना 2016 में, तो धीरे 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 जैसा भूटान है और भी देशों में ये लॉन्च किया जा रहा है, तो इसका अंतरराष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। ठीक है, धीरे 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 किया जा रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट देखना, वर्क साइट एटीएम, जरा इसको रीड करो। It is located within premises of an organization and is generally meant only for employee of the organization। कॉलेज जाते थे आप लोग? कॉलेज में देखा होगा, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहीं पर एक एटीएम बना हुआ है। ये क्या है? वर्क साइट एटीएम। कहीं कंपनी में जा रहे हैं, वहां कंपनी में ही मेरे भाई एक एटीएम है लगा हुआ है, इंस्टॉल है। होता नहीं होता मेरे भाई? कॉलेज में अक्सर हम लोग कॉलेज में देखते थे। ठीक है, तो ये कौन से एटीएम है? ये आपके वर्क साइट एटीएम है। इट इज लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज जनरली मीट ओनली फॉर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीआरपीएफ कैंप के अंदर एटीएम है, वर्क साइट एटीएम। वेल डन। ओके, क्लियर हो गया ये भाई? ऑफ साइट एटीएम नहीं समझ में इसमें समझने का क्या है भाई? जो बैंक प्रीमाइसेस में ऑन साइट एटीएम, जो बैंक प्रीमाइसेस में नहीं है, जितने भी एटीएम आप देखोगे वो सारे ऑफ साइट एटीएम। वर्क साइट एटीएम क्या है? इट इज लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरली जितने भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके एम्प्लॉइज के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं यहां पर। व्हाइट लेवल छोड़ो अभी ये एग्जाम का क्वेश्चन था, पढ़ाऊंगा। इस पे आओ, माइक्रो एटीएम पे से रीड करो जरा। माइक्रो एटीएम, ये देख रहा है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इसी एटीएम को यूज करता है। एईपीएस में इसी एटीएम को यूज किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इसी टाइप की मशीन होती है, जैसे मर्चेंट नहीं था हम लोगों ने भीम आधार पे पढ़ा था, कुछ इस प्रकार का ही रहता है ये मेरे भाई। डिवाइस इस तरीके की, इसमें आपको ये स्कैन का ऑप्शन दे दिया जाता है। यूज इन पेट्रोल पंप या ओके। माइक्रो एटीएम मतलब दिस मशीन कंटेन कार्ड स्वैप फैसिलिटी एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर
ये लिखा हुआ है, कार्ड्स ऑफ फैसिलिटी तो है इसमें, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। दीज मशीन आर कैरिड बाय बैंक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू रिमोट एंड मोबाइल लोकेशन। ओके, दीज मशीन आर हैंडी एंड नॉट कैपेबल ऑफ कीपिंग एनी कैश। ये हैंडी होती है, इनमें कैश, मैंने बोला था ना, कैश वो अपने पास कैरी करके चलता बजाय इन मशीन में होने के। द कैश इज कैरीड बाय बैंक रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद हिम एंड हर, अपने साथ रखता है। He and she also responsible for collecting a cash, depositing it user account. Okay, सिंपल है भाई ये माइक्रो एटीएम। It mean to be device that is used by million of business correspondent to deliver basic banking services. This machine was used in नोटबंदी। नोटबंदी में मोबाइल एटीएम ज्यादा यूज हुआ था। ये भी हुआ हुआ गांव देहात में मेरे भाई। The platform will enable business correspondent to conduct instant transaction who could be a local kirana shop owner will act as the micro ATM। मतलब ये तो आप लोग जाएंगे ना दुकान, हेलो, बस टाइम वेस्ट। टेक्निकल ग्लिच कब खत्म होगा? खत्म हो गया यार। अब नया बताओ, क्या हुआ है ये? अपनी बेवकूफी पे हुआ और कुछ नहीं हुआ। लाइट गई थी, इन्वर्टर ऑफ था, बस वो ही खत्म, बंद हो गया, वो स्विच ऑन करना भूल गए थे। बस ये हुई है भसड़, और कुछ नहीं। अब मूड ये खराब हो रहा है, किस्मत मेरी खराब बहुत चल रही है, क्योंकि मैं ऊँट पे बैठा हुआ हूँ और उस पे कुत्ता काटे जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मेरा मूड इतना खराब हो रहा है ना, तो मैं बता नहीं सकता। ठीक है, आई होप यार यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। माइक्रो एटीएम का मतलब क्या है? माइक्रो एटीएम क्लियर है? अब यहाँ पर एक पढ़ते हैं मोबाइल एटीएम, इसको रीड करो जरा। मोबाइल एटीएम को रीड करो। आप रो रहे हो क्या? मोबाइल एटीएम, जब नोटबंदी हुई थी ना, उस दौरान मेरे भाई इस एटीएम का इस्तेमाल किया गया था। जब नोटबंदी हुई थी, यही एटीएम यूज किया गया था। अब नोटबंदी होने पर इस एटीएम का यूज होने का मतलब क्या है कि अब आपको पता है जगह जगह, जैसे आप लोग ना आप लोग देखेंगे मेले वगैरह होते नहीं है, बड़े बड़े मेले होते हैं मेरे भाई। अभी हाल फिलहाल अभी हुआ था, कुंभ मेला हुआ था ना, तो वहां पर क्या एटीएम मशीन लगाई जाएंगी? तो वहां पर कैसे एटीएम लगाई जाती है? मोबाइल एटीएम, जो कहीं ना कहीं मूवेबल है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। तो ये क्या है? मोबाइल एटीएम है। ओके, हम लोग बोलते हैं मोबाइल एटीएम। तो इट रेफर्स टू एन एटीएम दैट मूव्स इन वेरियस एरियाज फॉर द कस्टमर। Few private bank have introduced ATM on wheel. ICICI Bank was the first bank in India to start a mobile ATM facility. समझ में आई? जगह जगह पे से डिप्लॉय किया जाता है। मतलब ये समझ लो कि जब नोटबंदी हुई थी तो दिल्ली वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में से जगह जगह इसको डिप्लॉय किया गया था। ओके,
भाई ये न्यू कंटेंट ऐड किया है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मैं हिंदी बोलता रहा हूँ इसकी बार बार। इट रेफर्स टू एन एटीएम, ये वो एटीएम होता है जो कस्टमर को सुविधा देने के लिए अलग 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 स्थानों पे लगाया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसा है जैसे कि एक गाड़ी में एटीएम सेट कर देना, ये आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मूवेबल एटीएम, मोबाइल एटीएम। और आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक था जिसने की मोबाइल एटीएम फैसिलिटी शुरू करी थी। ठीक है, ये क्लियर है भाई? चलो, मोबाइल एटीएम क्लियर हो गया, माइक्रो एटीएम क्लियर हो गया, यहाँ पर हमारा ऑन साइड हो गया, ऑफ साइड हो गया, वर्क साइड हो गया। अब जरा एटीएम पे आते हैं, यहाँ पर व्हाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, इसे रीड कर लो जरा। इसे एक बार रीड कर लो ना, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग तो मानोगे नहीं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल दागोगे। एक मिनट रीड कर लो, जब हो जाए तब डन लिख देना। एड्रेस को पढ़ लो। हो जाए तो डन लिख देना मेरे भाई, फिर मैं आता हूँ। प्रियंका मैं कराऊंगा बेटा, रुक जाओ, मैं खुद कराऊंगा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ रीड करने का, मैं कराऊंगा ऐसे। ये लास्ट है, ये वाला स्लाइड। डन। अब रीड हुआ नहीं हुआ, मैं रीड कराऊंगा, अभी रुक जा, अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। बैंक ओन्ड एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम, बैंक ओन्ड एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम होते क्या है, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले बैंक ओन्ड एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम की बात करेंगे। ओके, बैंक ओन्ड एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। तो बैंक ओन्ड एटीएम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है बैंक ओन्ड एटीएम क्या है या ब्राउन लेवल एटीएम क्या है। तो बैंक ओन्ड जो एटीएम है, बैंक ओन्ड एटीएम, ये वो एटीएम होता है जिसमें कि बैंक का लोगो होता है, जो कि एटीएम मशीन इंस्टॉल की जाती है, जितना भी हार्डवेयर है वो सारा बैंक का खुद का होता है। जो लैंड ली जाती है, चाहे लीज पे ली जाए चाहे ओन करी जाए खुद की, वो भी कौन करता है, बैंक करता है। उसका रेंटल वगैरह भी कौन पे करता है, बैंक। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे उसके, वो कौन देख रहा है, बैंक देखता है। कैश मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है, बैंक का होता है। समझ में आया? मतलब जितने भी बैंक के खुद के एटीएम है, मतलब जैसे एसबीआई है और एसबीआई ने एक एटीएम लगाया, तो उसमें कैश का भी काम कौन देख रहा है, एसबीआई। वहां पर जो जगह ले रहा है वो भी एसबीआई, उसको रेंट पे कर रहा है वो भी एसबीआई, एसी लगवा रहा है वो भी एसबीआई, मशीन इंस्टॉल करा रहा है वो भी एसबीआई, मशीन खराब हो रही है उसको सही करा रहा है वो भी एसबीआई। सारा काम मेरे भाई कौन देख रहा है, एसबीआई। स्टेट बैंक गार्ड रख रहा है, वॉचमैन रख रहा है, मेरी भाई हर चीज जो बैंक देखेगा वो क्या, बैंक ओन्ड एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम और बैंक ओन्ड एटीएम में एक माइनर फर्क है, वो माइनर फर्क ये है कि जो ये
ब्राउन लेवल एटीएम होता है, इसमें यह है कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये इनको आउटसोर्स करते हैं। ऐसा क्यों? बैंक का कोर काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना। इसके अलावा वो इनके साथ एड ऑन सर्विस एटीएम की भी दे रहा है, लेकिन वो एटीएम को लेकर जो भी खर्चे होते हैं, जैसे मशीन इंस्टॉल करने का काम हो गया, ठीक है, ये हार्डवेयर का हो गया, ये लैंड लेने का हो गया, कैश मैनेजमेंट का, कैश मैनेजमेंट नहीं, ये लैंड, ये खर्चों वाला काम हो गया, ये सारा काम कौन करता है? ये दोस्त ये आउटसोर्स कर लेते हैं बाहर से किसी को, जो भी फर्म वगैरह होती है, कोई भी होता है, उनको आउटसोर्स करने का मतलब होता है रोहित, जैसे कि हम अपनी बात करें, हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है इम्पार्टस, ये हम लोगों ने ये अपना खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये किसी और का सॉफ्टवेयर है और इस पर हम अपनी क्लास रन करते हैं। तो ये क्या है? आउटसोर्स सर्विस, बाहर से हम लोग सर्विस ले रहे हैं। ओके, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो खुद सैलरी नहीं बनाती अपने कस्टमर की, अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करती हैं? डेटा दे देती हैं और बाहर से सैलरी बन के आती है। तो ये क्या आउटसोर्स सर्विस होती है। ओके, बस ये है कि इसमें जो होता है कैश मैनेजमेंट बैंक का है, लोगो बैंक का है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस किसके होते हैं? वो आउटसोर्स किए जाते हैं। मुझे इतना बताओ, क्या आप अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो कि बैंक ओन्ड एटीएम कौन सा है और ब्राउन लेवल एटीएम कौन सा है? आउटसोर्स कौन करता? ऑब्वियसली बैंक करेगा यार। यस सर, बाय लोगो। कैसे बेटा? लोगो से कैसे? यहाँ भी एसबीआई का लोगो है, यहाँ भी एसबीआई का लोगो है, कैश मैनेजमेंट एसबीआई, कैश मैनेजमेंट एसबीआई, ठीक है। कैसे बताओगे? नहीं बता सकते आप। क्या मतलब अंदर पूछोगे मशीन से जाके, ए बेटा ये बता तुझे किसने इंस्टॉल कराया, बैंक ने कराया कि किसी और ने कराया है? लाइट से पूछोगे, ए सुन लाइट जरा बता ना मुझको, तुझको किसने इंस्टॉल कराया? गार्ड से पूछोगे जाके कि ये बता तुझको किसने रखा है? ऐसे करोगे क्या? मतलब ये मतलब समझ में, बैंक ओन्ड एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम का, कि बैंक ओन्ड एटीएम कौन से हैं, ब्राउन लेवल एटीएम कौन से हैं। ओके, अब जरा इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। सिर्फ ब्राउन लेवल एटीएम पढ़ेंगे अभी। ब्राउन लेवल एटीएम पढ़ना, रीड करना है इसको, सुनना। ब्राउन लेवल एटीएम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है? कॉस्ट की शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। ओके, इन ब्राउन लेवल एटीएम हार्डवेयर इज ओन्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। एटीएम हार्डवेयर, एटीएम मशीन इज ओन्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हम लोगों ने बाहर से किसी मिस्टर एक्स है, उनको बोल दिया कि ये आपका रख रखाव का हम आपको इतना पैसा दिया करेंगे, अब आपको ये सारा काम करना है। ओके, इसका सारा का सारा भाई खराब होगा, लाइट जाएगी, कुछ होगा, वो सारे आपकी जिम्मेदारी, हम आपको एक मुफ्त पैसा दे देंगे। बट कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी आर प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर बैंक, मतलब जिस बैंक का होगा, एसबीआई होगा, एचडीएफसी होगा, पीएनबी होगा, जो भी होगा मेरे भाई। बट एटीएम मशीन कंटेन लोगो ऑफ स्पॉन्सर बैंक, और बैंक का लोगो भी होगा इसमें। तो इसमें तो आप लोग समझ जाइए कि बैंक ओन्ड और ब्राउन लेवल एटीएम है। सिर्फ अंतर ये है कि जो ये ब्राउन लेवल एटीएम है, इसमें कॉस्ट शेयरिंग की बात की जा रही है, बाकी कोई भी नहीं अंतर। समझ में आया? क्लियर हुआ? आउटसोर्स कौन हो सकता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बैंक। यार बैंक क्यों होगा? आउटसोर्स बैंक को करेंगे कि हम लोग अपने बैंक को बोलेंगे दूसरा बैंक से कि बेटा तू हमारे एटीएम को देख, मतलब एयरटेल कहेगा जियो से कि तू हमारे कनेक्शन को देख। क्या बात करते हो यार? कॉस्ट शेयरिंग क्या है? कॉस्ट शेयरिंग मतलब ये है कि जो ये खर्चा है, बैंक सोच रहा है यार मैं क्यों ये वाला खर्चा देखूं यार, ये मातापच्ची क्यों करूं, ये सारा का सारा काम, ये एटीएम लगवाने का, दुकानदारी, दुकान लेने का, मतलब जगह लेने का, फिर लैंडलॉर्ड से बात करने का, ये मैं क्यों चक्करों में पड़ूं? इन सबसे वो दर्द से दूर रहना चाहता है, और वो इसको बोल देगा किसी को कि भाई ये तू काम देख, ये सारा का सारा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। ओके, अब आते हैं व्हाइट लेवल एटीएम पे। व्हाइट लेवल एटीएम में क्या अंतर है? जो ये व्हाइट लेवल एटीएम नहीं है, इसमें बैंक का लोगो नहीं होगा। ये जो एनबीएफसी होती हैं, उनको यहां पर ये बोला जाता है कि आप व्हाइट लेवल एटीएम सेटअप कर सकते हैं, और इसके लिए आरबीआई से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, बेसिकली जो कंपनीज एटीएम बनाती हैं उन्हीं को आउटसोर्स कर दिया जाता है। बिल्कुल, हिताची एटीएम इज व्हाइट लेवल एटीएम। ओके,
जरा देख लेते हैं भाई, हिताची एटीएम मेरे को पता नहीं है, मैं देख लूंगा एक बार। जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो आप लोग। जो ये बैंक लोगो है, इसमें बैंक लोगो नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है, जो एनबीएफसी होती हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, वो व्हाइट लेवल एटीएम सेटअप कर सकती हैं, ठीक है। इसमें ये जो खर्चे होते हैं सारे के सारे ये किसके होते हैं, जो एनबीएफसी होती है वही मैनेज करती है। बस कैश मैनेजमेंट को लेके यहाँ पर इन्होंने बैंक के साथ टाई अप कर रखा होता है, बैंक के साथ टाई अप कर रखा होता है। वैसे तो देख यही रहे कैश मैनेजमेंट, लेकिन उसको लेके भाई कैश कहाँ से आएगा, बैंक से ही आएगा, तो बैंक के साथ ही टाई अप कर लेते हैं। तो अब जरा इसको पढ़ते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम को। जो एटीएम सेटअप एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, एटीएम सेटअप, सेटअप भी कौन करेगा, ओन भी कौन करेगा, ऑपरेट भी कौन करेगा, नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम इसे बोलते हैं। द डिफरेंस इन दिस एटीएम मशीन डज नॉट हैव एनी ब्रांडिंग ऑफ बैंक। लाइसेंस से मतलब परमिशन मेरे भाई, ओके। इसमें किसी भी बैंक की ब्रांडिंग नहीं होती है। These machine are usually deployed by NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ओके। तो यहां पर जरा देखना, ये है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, टीसीपी एसएल, फर्स्ट कंपनी है जो कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस नहीं ऑथोराइज किया जाता, ऑथोराइज किया जाता है टू ओपन अ व्हाइट लेवल एटीएम इन द कंट्री। इट गॉट लॉन्च अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इंडिकैश। आगरा में आप देखेंगे जगह जगह पे इंडिकैश के नाम से है। डिप्लॉय करना मतलब होता है तैनात करना, सेटअप करना। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई टाटा इंडिकैश वाला। अब जरा इसको पढ़ लो, व्हाइट लेवल एटीएम में क्या है, स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड द कैश, व्हाइट लेवल में, ठीक है, मतलब टाई अप रहता है। द बैंक प्रोवाइड कैश फॉर दैट एटीएम विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क। जिसने भी काम बाहर दिया बैंक ने, वही यहाँ पर ये कैश मैनेजमेंट का काम सारा दिखता है। व्हाइट लेवल एटीएम डज नॉट हैव सच लोगो, नॉट इवन द स्पॉन्सर बैंक। भाई इसमें कोई लोगो नहीं होता। एटीएम हैज लोगो ऑफ दैट बैंक विच हैज आउटसोर्स दिस वर्क। जिसने भी आउटसोर्स किया है काम, जिसने भी बाहर काम दिया, उसका लोगो होगा। RBI directly involved because these white label companies have to separately get license permission from RBI to run business। अगर यहाँ पर white label ATM की बात करें तो कंपनीज को RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, और इस बिजनेस को व्हाइट लेवल एटीएम के काम को चालू करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ब्राउन लेवल एटीएम में आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो सकता है मेरे भाई, तो इसमें आरबीआई इन्वॉल्व नहीं होता। डायरेक्ट बैंक के जो होते हैं वही आउटसोर्स, आज इसको कर रहे हैं सस्ते में जो पड़ रहा है, फिर इसको आउटसोर्स करेंगे जो सस्ते में पड़ेगा, इसको आउटसोर्स करेंगे जो सस्ते में पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया। प्राइवेट कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट द एटीएम मशीन, पे ऑफिस रेंट, द नेगोशिएट विद लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी एंड इट्स ऑन। ये सारा काम तो इसमें भी होता है, ब्राउन लेवल एटीएम में भी। When ATM are owned and operated by non-bank entities, but they are not doing outsourcing contract from a particular bank, तो आंसर बनता है white level ATM। When bank outsource the ATM operation to a third party, ये बनता brown level ATM। बहुत सिंपल इसलिए बोला तो पहले पढ़ लो, फिर समझा दिया, फिर पढ़ा दिया, फिर आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। एक बार और पढ़ लो। टाटा एटीएम का नाम वापस बता दो, ये देखो स्लाइड। देखो ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया था, वित्तीय समावेशन के लिए, कि जितने भी मैक्सिमम एटीएम इंस्टॉल होंगे तो उससे यही फायदा होगा कि भाई जगह 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 लोगों को बैंकिंग की सर्विसेज मिल पाएंगी। एनबीएफसी है मेरे भाई, इनको सेटअप करती हैं। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? सर इंडिकैश को क्या फायदा होगा?
सवाल तो अच्छा पूछा करो यार, इंडिगैस को फायदा ही होगा, उसे प्रॉफिट होगा और क्या होगा। अब मेरे भाई एक वैल्यू फिक्स रहती है यहाँ पर कि जो एनबीएफसी उनकी मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ होनी चाहिए। आरबीआई ने इसमें व्हाइट लेवल एटीएम में 100% एफडीआई भी कर रखी है। 100% एफडीआई भी कर रखी है व्हाइट लेवल एटीएम में आरबीआई ने, या यूं कहें जो एफडीआई की लिमिट है वो 100% है। और अगर किसी एनबीएफसी को सेटअप भी करना है तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए यहाँ पर 100 करोड़ की। ठीक है। टाटा ने जो फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम लॉन्च किया था वो 2013 में किया था मेरे भाई, 2013 में। और क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है। ब्राउन एटीएम कहाँ होते हैं? खुशबू, जितने भी तुम एटीएम देखोगी ना अब आज के टाइम में, वो सारे आपको ब्राउन एटीएम ही दिखते हैं। जितने भी बैंक हैं वो सारा काम आउटसोर्स ही कर रहे हैं। सर ये सारी जगह अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है। ओके, नेट बैंकिंग। ब्रांडिंग मीन्स, ब्रांडिंग मतलब ये लोगो, ये देखो लोगो, ये इंडिकैश का दिख रहा है, टाटा का मेरे भाई इंडिकैश का, ये ब्रांडिंग है। ठीक है, एक बुक बनाई, एक बुक पे आशीष गौतम ने एक बुक बनाई अपनी जीए की। अब उस पर उसने आशीष गौतम नाम लिख दिया, तो आशीष गौतम की ब्रांडिंग हो रही है ना ये, आशीष गौतम की। एक पीडीएफ मैंने आपको दी, उसमें मैंने भाई मैंने लिख दिया करंट अफेयर्स बाय आशीष गौतम, करंट अफेयर्स बाय फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय आशीष गौतम, तो आशीष गौतम की ब्रांडिंग हो रही है ना। भाई ये जितने भी होते हैं ना ऑन साइट एटीएम, ये जितने भी होते हैं ऑन साइट एटीएम, ठीक है, या ऑफ साइट एटीएम, या ये मेरे भाई ये वर्क साइट एटीएम, अब ये आपके कोई भी हो सकते हैं। व्हाइट लेवल, ब्राउन लेवल, ठीक है, व्हाइट लेवल तो छोड़ो, ये ब्राउन लेवल एटीएम हो सकते हैं, बैंक ओन्ड एटीएम हो सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, ये बताओ पहले, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, माइक्रो एटीएम क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर बीएसबीडीए पे, इसको रीड करते हैं जरा पहले। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे रीड करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रीड करो, मैं यहीं पर ही हूँ। ब्राउन लेवल कंपनी को क्या फायदा होता है? राहुल तू एक बात बता कि जैसे तू घर में व्हाइट वॉश करवाता है तो जो पेंट करके जाता है उसका क्या फायदा होता है? राहुल तेरी कल शादी होगी मेरे भाई, तो शादी में जो हलवाई लगेगा उसको क्या फायदा होगा? ब्राउन लेवल एटीएम को पहचाना जा सकता है? क्या करेगा पहचान के भाई, क्या करेगा? आरबीआई बोलता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राउन लेवल एटीएम, ही विल नेवर आस्क कि कैसे पहचानते हैं। आरबीआई नहीं पूछेगा क्या इसको पहचाना जा सकता है कि नहीं पहचाना जा सकता। ओके यादव जी, सेकंड थर्ड फॉन्ट में डिफरेंस क्या है? अभी पढ़ा है मैंने, बोला पढ़ने के लिए। इंडिकेस लॉन्च कब हुआ था? अबे 2013 में इनको टाटा ने लॉन्च किया था भाई। बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करते हैं, बैंक अपनी टेंशन कम करते हैं। ये कंटेंट जो ये स्लाइड है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी वाली, सिर्फ यही इंग्लिश में है आपकी, बाकी कोई भी नहीं है। हाँ अक्षिता बिल्कुल फाउंडेशन है। ओके चलिए, अब यहां पर शुरू करें हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। 2005 की बात है, एक अकाउंट ओपन किया गया, इसका नाम है नो फ्रिल अकाउंट। अभी नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? नो फ्रिल अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि
आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो बिल्कुल जीरो रख सकते हैं, मतलब एक ऐसा अकाउंट जो जीरो बैलेंस से भी ओपन किया जा सकता है। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट। अब ये किस लिए शुरू किया गया था 2005 में? सर स्पेशली फॉर दी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ऐसे लोग जिनके पास बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, वहां तक बैंकिंग की सर्विसेज पहुंचाई जाए, इसके लिए अलग अलग काम किए जा रहे थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग, जो वो तबका जो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराना पसंद करता है, क्यों कराए? अरे यार 1000 रुपए बैलेंस रखना पड़ेगा, 500 रुपए रखना पड़ेगा, लोग कतराते हैं इस बात से। अभी मैं ये बोल दूं तुम लोगों को वॉरियर बैच ज्वाइन करना है, इसमें तुम्हें 10,000 सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, तो तुम घबरा जाओगे, अरे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसा मांगे, मतलब समझो मेरे भाई। तो ऐसे ही बैंक को बोल दिया, बैंक ने बोल दिया कि आपको मिनिमम 1000 रुपीज रखना पड़ेगा, ये बैलेंस होता है मिनिमम बैलेंस। तो ऐसे में लोग कतराते, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर नो फ्रिल अकाउंट लेकर आए। नो फ्रिल अकाउंट मतलब है जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें बिल्कुल भी कोई भी पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम बैलेंस अकाउंट है। फिर बाद में इसका नाम बदलकर 2012 में कर दिया गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये लिख रहा है ना BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA। और फिर इसको मेरे भाई 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना से लिंक कर दिया गया, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत BSBDA अकाउंट ओपन किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत BSBDA अकाउंट ओपन किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत BSBDA अकाउंट ओपन किया जाता है। ये कनेक्टिविटी समझ में आई? 2005 में नो फ्रिल अकाउंट ओपन किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। 2012 में इसका नाम बदलकर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कर दिया गया। ओके, और फिर बाद में इसका नाम इसको क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ लिंक कर दिया गया। इस योजना में जो अकाउंट ओपन होता है वो BSBDA होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब जब ये अकाउंट ओपन हो रहे थे, जब नो फ्रिल अकाउंट ओपन हो रहे थे, तो इसमें एक लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही थी कि उनके पास यार एड्रेस प्रूफ नहीं है, उनके पास ID प्रूफ नहीं है, तो फिर वो क्या करें। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब 18 वर्ष का हुआ था, तो मेरे पास कोई भी मेरा वैलिड ID प्रूफ नहीं था, ना ही आधार कार्ड था, ना ही मेरे पास कोई भी, मतलब आधार कार्ड नहीं था, मेरे पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं था, ID प्रूफ नहीं था। एंड मैं वहां रहता था मेरे भाई आगरा में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहीं हम लोग रहते थे कैंपस में। उसके सामने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, अब तो नहीं है मेरे भाई, मर्ज हो गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स होता था। तो मैं यहाँ पर बैंक में गया, मैंने कहा मुझको मैम अकाउंट ओपन कराना है। मैंने कहा सर मुझे अकाउंट ओपन कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एड्रेस प्रूफ ले आओ, ID प्रूफ ले आओ, कुछ भी ले आओ, मैं आपका अकाउंट ओपन कर दूंगा, कर दूंगी। ओके ठीक है मेरे भाई। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, फिर क्या करा जाए। तो फिर मेरे से उन्होंने कहा कि यार आप तो यहाँ रहते हैं, डॉक्टर कैंपस में रहते हैं, आप एक काम करो, डॉक्टर साहब से उनका जो वो होता नहीं मेरे भाई, डॉक्टर साहब का जो होता है लेटर पैड टाइप का होता है, उसमें उनका नाम लिखा होता है, सारी चीजें होती हैं, उसमें लिखवा दो कि आशीष गौतम सन ऑफ मिस्टर राम कुमार गौतम 2/4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चीपीटोला आगरा, ये करके एड्रेस, और उस पर अपना फोटो लगवा देना, एक मोहर लगवा देना, मोहर लगवा देना। तो हम मानेंगे ये आपका क्या है, ये ID प्रूफ है, ये आपका क्या है, ID प्रूफ है। और मैंने इसी ID प्रूफ के बेसिस पे मेरे भाई अपना अकाउंट ओपन कराया था। ठीक है, यही मैंने अकाउंट ओपन कराया था। तो जो नो फ्रिल अकाउंट भी लोगों के ओपन हुए, तो उनके पास जब वैलिड ID प्रूफ नहीं था, एड्रेस प्रूफ नहीं था, तो वो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास गए, वहां से स्टैंप लगवा दी, सारी चीजें हो गई, उनका ID प्रूफ बन गया। वहां पर लोग ऐसी अकाउंट खोल रहे थे, बहुत लोगों के ऐसी अकाउंट ओपन किए गए। ठीक है, और इनके पास वैलिड ID प्रूफ नहीं था, लेकिन उनको एक वक्त के बाद वैलिड ID प्रूफ यहाँ पर देना था। वैलिड ID प्रूफ देने को बोलते हैं KYC, नो योर कस्टमर। क्या बोलते हैं, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब क्या होता है, आपको रेगुलर इंटरवल पे ID प्रूफ अपना देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ अपना आपको देना पड़ता है। ओके, समझ में आया? सर साई की तकिया वाला हॉस्पिटल, हाँ जी वही साई की तकिया वाला हॉस्पिटल। ओके, अब जरा समझते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये समझो। ऑल द एग्जिस्टिंग नो फ्रिल अकाउंट्स कन्वर्टेड इनटू BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में काफी दफा पूछी गई है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब इसके ये जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इन पॉइंट को समझते हैं क्या है। टोटल क्रेडिट इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपए इन अ ईयर। एक साल में इन अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस जमा नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब क्या है, 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते कि 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं हो सकता। ये लिमिट है। क्या 10,000 कर दी, अब 90,000 की लिमिट बाकी है, 10,000 और कर दी, अब 80,000 की लिमिट बाकी है, 10,000 और कर दी, अब 70,000 की लिमिट बाकी है।
मतलब टोटल क्रेडिट इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपए इन अ ईयर। एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा इन अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए जा सकते हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा। ठीक है, अब ये रहा तीसरा पॉइंट पढ़ना, दूसरा पॉइंट ही पढ़ो। मैक्सिमम बैलेंस इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपए एट एनी टाइम। 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। सॉरी। जैसे यार दोस्त, आप अपने अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप मुझे बताइए आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, इंडिविजुअली बताओ अपना अपना। अभी बताऊंगा। इससे प्रधानमंत्री जनधन योजना को लिंक किया गया है। 2,000 है, किसी के में 8,000, किसी के 90,000 है। ओ 9 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़। ओ भाई साहब, तुम सबके सब क्या कर रहे हो यहाँ पर यार? है यहाँ क्या कर रहे हो? मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के मेरे भाई तुम डोनेशन दो। है भाई साहब, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, तुम विराट कोहली से आगे चल रहे हो। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तुम फिर वॉरियर बैच तुम खरीदे तो फिर काय को कहते डिस्काउंट चाहिए है? अब सोचो तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, किसी के में 2,000, किसी के में 3,000, किसी के में 4,000, किसी के में 5,000, ऐसे करके बैलेंस है ना। अब मैंने बोल दिया कि तुम्हारे अकाउंट में मैक्सिमम 50,000 हो सकते हैं, तो क्या तुम उसमें 51,000 रख सकते हो? क्या 51,000 रख सकते हो? क्या 51,000 रख सकते हो? मतलब बैलेंस मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 50,000। 50,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में नहीं पैसा रह सकता है, नहीं पैसा रह सकता है। लेकिन आपकी ये एट एनी टाइम मतलब है किसी भी वक्त में, किसी वक्त में आप अभी कल परसों आप 50,000 से ज्यादा अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं रख सकते। ओके, आपके मेरे में कितना है? 20,000 रुपए जोड़कर कितना कमाऊंगा? ज्यादा 1-2 लाख रुपए पड़े होंगे, वो भी मेरे भाई कुछ नहीं है। इन अ ईयर आपके अकाउंट में कितने डिपॉजिट हो सकते हैं? ठीक है, इन अ ईयर आपके अकाउंट में कितने डिपॉजिट हो सकते हैं? टोटल क्रेडिट इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपए इन अ ईयर। मतलब आपने आज जैसे 1 लाख की लिमिट है, आपने 10,000 जमा कर दी, तो आपकी लिमिट कितनी बची? 90,000। फिर आपने 10,000 जमा कर दिया, कितनी लिमिट बची? 80,000। तो आपकी लिमिट जो है 1 लाख रुपए के साल में आप 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, लेकिन एक समय में आपके बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? ओके, total of debit by way of cash withdrawal and transfer will not exceed 10,000 रुपए इन अ मंथ। एक महीने में, इन अ मंथ, आप जो विड्रॉ कर सकते हो वो 10,000 रुपए। इन अ मंथ जो आप विड्रॉ कर सकते हो वो कितना है? 10,000 रुपए। 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और जो आप ये 10,000 से ज्यादा विड्रॉ, 10,000 तक विड्रॉ करोगे, ये भी 4 बार में कर सकते हो। चाहे आप कैश विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से करो, चाहे आप एटीएम यूज करो, चाहे नेट बैंकिंग करो, मैक्सिमम 4 बार कर सकते हो। मींस एक बार में 50 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। मींस एक समय में 50,000 से, ये देखो, ये अपने हिसाब से मत किया करो यहाँ पर शब्दों का तोड़ मोड़। मींस एक बार में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। बैलेंस बोल रहा हूं, बैलेंस। ठीक है, एंड टोटल ऑफ डेबिट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल एंड ट्रांसफर विल नॉट एक्सीड 10,000 रुपए इन अ मंथ। अगर मैक्सिमम जो आप यहाँ पर विड्रॉ करेंगे वो 10,000 कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा एक महीने में विड्रॉ नहीं कर सकते, और वो भी 4 बार में, वो भी 4 बार में मेरे भाई। सर बाई मिस्टेक 2 लाख सबमिट कर दिए, 2 लाख कैसे जमा हो जाएगा? कैसे जमा हो जाएगा मेरे भाई, जब लिमिट ही नहीं है उससे ज्यादा की? ये ईयर का मतलब समझो ना यार, ईयर का मतलब मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपए एट एनी टाइम। प्रधानमंत्री जनधन योजना में यही अकाउंट लिंक है, यही वाला पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जनधन योजना में। अब जरा देखो ये क्या है, ये स्मॉल अकाउंट है, ये जो बीएसबीडीए है आपका, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसमें एक स्मॉल अकाउंट है। अब स्मॉल अकाउंट मतलब क्या है कि किसी ने अगर केवाईसी फॉर्मेलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ नहीं दिया, बिना इसके ही अकाउंट ओपन करा लिया है, तो उसके लिए उस अकाउंट को बोलते हैं स्मॉल अकाउंट। जैसा बोलते हैं ना यहाँ पर कि किसी ने नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करी हैं, तो उनके अकाउंट को नाम क्या दिया जाता है? यहाँ पर स्मॉल अकाउंट नाम दिया जाता है, स्मॉल अकाउंट। और स्मॉल अकाउंट में क्या किया जाएगा कि जो रेमिटेंस होती हैं, जो
विदेशों से पैसे ट्रांसफर होते हैं वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू स्मॉल अकाउंट विदाउट कंप्लीटिंग नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटी। वो नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटी फुलफिल कर देगा तो उसके बाद उसके स्मॉल अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, विदेशों से भी ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर वो नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। स्मॉल अकाउंट आर वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ। जो स्मॉल अकाउंट होता है वो 12 महीने के लिए वैलिड होता है शुरुआत में, उसको बाद में अनदर 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है अगर इफ अ पर्सन प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। और ये प्रूफ दे दे कि उसने ऑफिशियली जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके लिए अप्लाई किया, जैसे आईडी कार्ड में के तौर पर उसने ये बोल दिया कि मैंने देखो आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो अगर उसने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाइड किया है, ये प्रूफ कर देता है, वो प्रूफ दे देता है कुछ पेपर, तो उसका स्मॉल अकाउंट होता है जो 12 महीने के लिए वैलिड होता है, उसको और आगे 12 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, स्मॉल अकाउंट कैन ओनली बी ओपन इन सीबीएस लिंक ब्रांचेस ऑफ बैंक। अब ये सीबीएस क्या होता है? ये जितने भी ब्रांचेस है ना, अब आप लोग देखते हैं जितने भी बैंक हैं या उनके एटीएम हैं, सबके सब क्या होते हैं भाई, एक सेंट्रलाइज सिस्टम से लिंक होते हैं। इसको बोलते हैं सीबीएस, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आज आप देखते हो ना, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, सारा का सारा एकदम मैसेज आपके पास आता है कि इतना अमाउंट डेबिट हो गया, सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं। आप पासबुक अपडेट करा रहे हैं, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, आप एटीएम यूज कर रहे हैं, सब कैसे? ये सीबीएस की वजह से। तो यहाँ पर स्मॉल अकाउंट कैन ओनली बी ओपन इन सीबीएस लिंक ब्रांचेस। ऐसी ब्रांचेस जो कि सीबीएस लिंक्ड ब्रांचेस नहीं है, वहां पर स्मॉल अकाउंट को ओपन नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, सीबीएस को, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को। इतना समझ में आया? सीबीएस की फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसे पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ये देखो। ये पढ़ाऊंगा यार, अभी रुक जाओ। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन। क्लियर हो गया यहां तक? बीएसबीडीए, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, बहुत आते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ चेक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। एडीसी पीडीसी हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ओडी, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें हम लोग की, ओ नहीं, ये चेक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, अब आते हैं यहां पर जरा ये एनईटीसी पे। ये एनईटीसी क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। आज आप लोग जाते हो जैसे टोल प्लाजा, देखिए टोल प्लाजा, कोई ऐसा जैसे टोल प्लाजा नहीं पता? कोई ऐसा जैसे टोल प्लाजा नहीं पता? जैसे आप लोग अपना व्हीकल लेके जाते हैं तो आपको वहां पर टोल टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, टोल टैक्स देना पड़ता है, टोल पे करना पड़ता है। ओके, तो जो टोल पे करना पड़ता है, अब उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च कर दिया है, और ऑनलाइन सिस्टम में का नाम है एनईटीसी। ये एनईटीसी जो लॉन्च किया वो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। क्या काम है इसका? कि जो भी ये टोल कलेक्ट किया जा रहा है उसका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा। ओके, एनईटीसी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है,
National Payment Corporation of India has developed National Electronic Toll Collection program to meet the electronic tolling requirement of the Indian market. यहां तक समझ में आया कि जो ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए टोल का इन्होंने क्या किया है कि NETC एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। और इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के तहत होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपका व्हीकल है, ओके, ये आपका जो व्हीकल है मेरे दोस्त, इस व्हीकल में, ठीक है, ये व्हीकल है, ये आप बैठे हुए हैं, ये डैडी के पैसे से जिसके लिए डैडी खरीदा था वो यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और मेरे भाई आप यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब आप इस टोल को क्रॉस करना चाहते हैं, तो टोल क्रॉस करने के लिए आपको टोल पे करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली टोल पे किया जाता है। अब कैसे? आपकी ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी मेरे भाई कार है, इसके ये जो मिरर है ना, विंडशील्ड बोलते हैं, आई थिंक, मुझे पता नहीं मेरे भाई क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसे ही बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसे, कोई ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ विंडशील्ड बोलते हैं। वहां पर एक क्या करते हैं, एक फास्टैग डिवाइस लगा दी जाती है, स्टिकर टाइप का होता है वो, विंड स्क्रीन, विंडशील्ड, व्हाटएवर, ओके। इस पर मेरे दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पर एक फास्टैग टाइप का लगा देते हैं, और वो आपका यूनिक, सभी के में एक यूनिक नंबर होता है, और जब आप इस टोल से कनेक्ट जा रहे होते हैं तो वहां वो स्कैनर लगे होते हैं, वो स्कैन करते हैं, और आपके वॉलेट में से, आपके जो वॉलेट होता है उसमें से पैसे डेबिट हो जाते हैं। और ये जो डेबिट होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है यहाँ पर, मतलब ये जो डिवाइस होती है इसे बोलते हैं हम लोग फास्टैग, इसे फास्टैग डिवाइस बोलते हैं। ये नहीं है फास्टैग, जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे फास्टैग लगवाने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और यार दोस्त, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो थी RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। फास्टैग डिवाइस दैट एम्प्लॉय रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग टोल पेमेंट डायरेक्टली व्हाइल द व्हीकल इन द मोशन, ठीक है। फास्टैग इज अफिक्स्ड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल एंड एनेबल द कस्टमर टू मेक टोल पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अकाउंट व्हिच इज लिंक्ड टू फास्टैग। समझ में आया? IBPS में भी आया था, आता है। फास्टैग की लिमिट कहाँ है? 15 फरवरी से मैंडेटरी हो गया ये डेट और याद रखना, 15 Feb 2021 से मैंडेटरी हो गया है, 15 फरवरी से मैंडेटरी हो गया है। अब खिड़की खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं, अभी भी 2-4 होते हैं खिड़की खोलने की जरूरत पड़ती है, वो कहते हैं स्टाफ हैं हम लोग, वैसे बोलते हैं अरे हम बड़े अधिकारी हैं और बचाएंगे 100 रुपए, ठीक है, तुम अधिकारियों पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? NETC वॉलेट में बैलेंस ना हो तो, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ठीक है। वैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है मेरे भाई, तभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर आप अपनी व्हीकल लेकर जाओगे और ये टोल बूथ क्रॉस करोगे और आपने का उसने चेक किया अरे भाई साहब आपके अकाउंट में तो बैलेंस है नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर डबल देना पड़ेगा। जैसे आगरा से मथुरा जाने का चार्जेस 130 है, ठीक है, एक तरफ का, तो आपको 260 देना पड़ेगा, वहां पर डबल चार्जेस लगते हैं। फिर समझ में आया? ठीक है। चलो, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ATM अपना डन हो गया, यहाँ पर ये डन हो गया। अब आते हैं MICR पे, ये जरा पढ़ो, मैग्नेटिक इंक, इसको पढ़ लो जरा। मेरा डबल लगा था ग्वालियर से आ गया। अच्छा, बोला नहीं तुमने कि तुम्हारे चचा विधायक हैं, बोल दी होते तो तुम्हारा टोल वोल बच जाता मेरे भाई। असल में एक बार की बात थी, मैं पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो मैंने पुलिस वालों से बोला स्टाफ है, असल में मामा SP ऑफिस में थे भाई, रिश्तेदारी में। तो बोलते हैं ये बताओ हमारे देश में कौन सा ऐसा है जिसके खानदान में कोई पुलिसमैन नहीं है? अगर सब ऐसे ही बोलने लगे कि हम भाई स्टाफ है स्टाफ है स्टाफ है, तो फिर बचेगा। हमने कहा काट लो, अब काय को दिमाग खराब कर रहे हो, तो कटेगा चालान मेरे भाई। ये क्लियर है आपका MICR? रिटर्निंग भी चार्ज लगता है? हाँ लगता है ना रिटर्निंग चार्ज। आप देखो अगर विद इन 24 आवर्स आते हैं तो आपका जो रिटर्निंग चार्ज होता है वो सस्ता होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप
24 घंटे के बाद आते हैं तो फिर आपको सेम पे करना पड़ता है। यार ये तो कोई मतलब का सवाल नहीं है, बट फिर भी बता दिया है। MICR की बात करते हैं। ये MICR है क्या? ये से चेक है। तो चेक में मैंने आपको पढ़ाया था IFSC कोड होता है, यहाँ पर ऊपर लिखा होता है 11 डिजिट का। ओके, वैसे नीचे MICR कोड होता है, ये 9 डिजिट का होता है। बिल्कुल चेक के बॉटम में होगा आपका ये MICR कोड। जो ये चेक की क्लियरिंग होती है ना, चेक की क्लियरिंग, जैसे कि CTS वगैरह हो रहा है, चेक की क्लियरिंग हो रही है। तो जो ये चेक की क्लियरिंग हो रही है, इस चेक की क्लियरिंग में ब्रांच को आइडेंटिफाई करना है कि किस ब्रांच का चेक है। तो उसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज प्रिंटेड ऑन अ चेक बुक टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ अ चेक। चेक की प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है। MICR कोड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बैंक एंड ब्रांच फॉर क्लियरिंग पर्पसेस। देयर आर टोटल 9 डिजिट इन MICR। और इन 9 डिजिट में क्या होता है कि कौन कौन सी क्या क्या डिनोट करती हैं। तो फर्स्ट 3 बताती है सिटी, नेक्स्ट 3 बताती है बैंक, और लास्ट की 3 बताती है ब्रांच। ये समझ में आया? IFSC भी तो बैंक ब्रांच बताता, हाँ बताता ना मेरे भाई। देखो एक बात समझना, डॉट फोन भी आवाज बताता, हेलो हाउ मे आई हेल्प यू। आपका मोबाइल फोन भी बताता हाउ मे आई हेल्प यू। ओके, व्हाट्सएप भी बताता हाउ मे आई हेल्प यू। मेल भी बताता हाउ मे आई हेल्प यू। तो सबका अलग अलग यूज है ना, अलग अलग यूज है ना, समझ रहे हो? तो ये MICR का पर्पस क्या है? चेक क्लियरिंग के लिए। वहां पर जो पर्पस है IFSC का, वो NEFT और RTGS से या पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ तो सेम यूज हो रहा है ब्रांच के लिए। बेटा तुम वही लोग हो जो अगर अपने लैपटॉप का अगर कोई औजार, वो नट बोल्ट खोलना होता है तो चाकू लेकर आते हो पेना वाला, उससे खोल देते हो, क्योंकि तुम जुगाड़ सेट करते हो। कि यहाँ पर भी तो इस्तेमाल वही हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? प्यार से समझाओ ना, प्यार से सुनो ना। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NEFT और RTGS। बड़ा ये यार, बड़ा मतलब मस्त टॉपिक है यार। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, इतना मस्त टॉपिक है ना, बस इसको देख के ना मतलब नहीं, मतलब वो वाला फीलिंग आती है, मतलब क्या बताऊं यार, बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, इसको पढ़ते हैं जरा, देखो ठीक है, प्यार से करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से पढ़ते हैं इसको, NEFT और RTGS। ओके, इसको जरा ध्यान से देखना, जरा से पढ़ो मेरे भाई, रीड कर जरा क्या है ये। हेलो, कॉलेज टाइम में आपको कन्हैया रहे होंगे। मैं कॉलेज की लाइफ में नहीं गया, और मैं कन्हैया कभी नहीं रहा मेरे भाई। जिंदगी में ना ये छिछोरेपन ही नहीं करे बस, तभी तो तुम लोगों के सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, अब समझो जरा मेरी बात को ध्यान से। जी NEFT होता है क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT में पैसे बैचेस में ट्रांसफर होते हैं, RTGS में इंस्टेंट होते हैं। NEFT में नो मिनिमम लिमिट, RTGS में भी मिनिमम लिमिट है 2 लाख। नो मैक्सिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। ये कुछ अभी यहाँ तक समझ में नहीं आएगा। अब जरा समझना ध्यान से। सबसे पहले NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब एक मिस्टर एक्स है, इनको मिस्टर वाई है, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो मिस्टर वाई से ये क्या कहेंगे, बेटा अपना क्या दे दो, क्या दे दो मेरे भाई? अकाउंट नंबर दे दो, और इसके साथ क्या दे दो, अपना IFSC कोड दे दो। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अपना अकाउंट नंबर दे दो और अपनी IFSC कोड दे दो। और जैसे ही ये यहां पर ये दे देंगे, तो ये क्या करेंगे, NEFT के थ्रू या किसी के थ्रू आपको एक काम करना पड़ता है, एड पे ही करना पड़ता है।
या अगर आप लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें एक ऑप्शन आता है ऐड पे। आपको ऐड पे करना पड़ता है। पे मतलब कौन होता है? प्राप्त करता है। ऐड पे मतलब जिसको आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो बतौर पे आप ऐड करेंगे। तो वहां पर क्या हुआ, आपने ये डिटेल मांगी, वो ऐड पे हो गया, तो एक ही बार में ऐड पे हो जाता है। उसके बाद फिर आप कभी भी ट्रांजेक्शन करिए। ठीक है, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। ऐड पे ही बोल लो, पे ही होता है, या ऐड बेनिफिशियरी, ये दोनों वर्ड आपको ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम पर वहां मिल जाएगा। अब एनईएफटी में है क्या, इसमें मिनिमम लिमिट कोई नहीं, आप 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम लिमिट भी कोई नहीं है, इसमें आप मैक्सिमम कितने भी मेरे भाई ट्रांसफर कर सकते हो, नो लिमिट, नो लिमिट। लेकिन यहाँ पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं? बैचेस में। बैचेस का मतलब क्या है? पैसे बैचेस में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? बैचेस में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है वैसे? 24 घंटे में आधा आधा घंटे के 48 बैचेस बनते हैं। आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। क्या मतलब है इसका? आधा घंटे का एक बैच है, हाफ एन आवर का एक बैच है। ये एग्जाम में आया था, कितने बैच है, सब आएगा एग्जाम में। सबको इकट्ठा करके मैक्सिमम लिमिट में कंफ्यूजन है सर। आई रीड देयर मैक्सिमम लिमिट फॉर इंडिविजुअल आर 10 लाख पर डे फॉर बोथ एनईएफटी आरटीजीएस। बेटा जहां से पढ़ा है ना उसको बोल देना, बस झूठे। ठीक है, गलत है मेरे दोस्त, बिल्कुल नो लिमिट, नो मिनिमम लिमिट एनईएफटी, नो मैक्सिमम लिमिट। ओके, अब मेरी बात को सुनो। आगरा में तुम कभी आइएगा तो आगरा में जो नाश्ता मिलता है वहां पर एक फेमस चीज मिलती है, बेड़ई। बेड़ई का नाश्ता, इट इज अ काइंड ऑफ कचौड़ी, बहुत फेमस है बेड़ई, बहुत फेमस है बेड़ई मेरे भाई। तो मैं, एक दुकान है यहाँ देवीराम वाला, और एक है भगत हलवाई, दोनों ही फेमस है। तो मैं देवीराम के पास गया, मैंने कहा भाई बेड़ई दे दे, तो उसने कहा रुक पे अभी। मैंने कहा यार तू जानता नहीं मेरे को, बस चुप रह, रुकना भी। मैंने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा है, उसने बोला भाई बेड़ई दे दे, उसने कहा रुक पे। तीसरा है, उसको बोला भाई बेड़ई दे दे, उसने कहा रुक पे। चौथा है, उसको बोला बेड़ई दे दे मेरे भाई। तो ऐसी दोस्त वो बेड़ई के लिए क्या कहता है कि मेरे यहाँ पर प्रोसेस ये है कि मैं आधा घंटे तक जितने भी लोग होते हैं उन सभी को होल्ड करता हूँ, और फिर मेरे भाई उनका मैं ट्रांजेक्शन आगे क्लियर करता हूँ। समझ रहे हो? आधा घंटे तक उन्हें होल्ड करता हूँ और फिर मैं उनका ट्रांजेक्शन आगे क्लियर करता हूँ। तो इन्होंने एक बैच बना रखा है, एक बैच में जितनी भी कमांड आएंगी उन सभी को यहाँ पर होल्ड किया जाएगा। भाई 200 रुपए का भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, 500 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। बट मेरे दोस्त दूसरे केस में क्या है कि उस इसके पास में गया, यहाँ पर बैचेस में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ तुरंत की तुरंत एक एक करके इंसान को यहाँ पर डील किया जा रहा है, जो कि आरटीजीएस में होता है, 1 बाय 1। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, इंडिविजुअली यहाँ पर डील नहीं किया जाता है, बैचेस में ट्रांसफर किया जाता है। ये फर्क है। ओके यार, आज मेरी किस्मत खराब चल रही है यार, लाइट चली गई है। मैं सेशन को इवनिंग में रख रहा हूँ, इवनिंग में 1 घंटे और लगवा रहा हूँ सेशन को, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास के नाम से। मैं इसको 1 घंटे और लगवा रहा हूँ, शट डाउन होने वाला है यार सब चीजें। ठीक है, मैं 1 घंटे लगा रहा हूँ, इवनिंग इवनिंग कंटिन्यू करता हूँ।